अभी तक की क्लास में हमने बात की बट्टे 1NF, फिर हमने बात की क्लोजर की, फंक्शनल डिपेंडेंसी की, फिर हमने बात की कैंडिडेट की निकालने के तरीके की, फिर हमने बात की 2NF की हमने बात की, फिर हमने बात की 3NF की बात की, फिर हमने मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की बात की, BCNF की बात की, ये सारी बातें हमने की। और फिर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के बाद हमने देखा 4NF क्या होता है। ये सारी बातें हमने की अभी तक, ठीक है। अब आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। आपने नॉर्मलाइजेशन में ध्यान दिया होगा कि जैसे कि मान लो 2NF से मुझे 3NF में लाना था, ठीक है। और मान लो कि सपोज दैट किसी में पार्शियल डिपेंडेंसी है, उसको रिमूव करना था। तो हम जनरली क्या करते हैं नॉर्मलाइजेशन में कि जो भी आपका टेबल होता है, जो भी आपका रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आप क्या करते हो, डिफरेंट टेबल्स में, मल्टीपल टेबल्स में या मल्टीपल रिलेशन में ब्रेक कर देते हो, मल्टीपल रिलेशन में डिकम्पोज कर देते हो, मल्टीपल रिलेशन में तोड़ देते हो, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन 1 बन गया, रिलेशन 2 बन गया, रिलेशन 3 बन गया, रिलेशन 4 या रिलेशन n बन गया, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा टेबल में आप ब्रेक करते हो। क्यों ब्रेक करते हो या डिकम्पोज करते हो? जिससे कि वो टेबल उस डिजायर नॉर्मल फॉर्म जो आपको चाहिए उसमें आ जाए। तो बट ऑब्वियस है कि जो डिकम्पोजिशन होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप डिकम्पोजिशन करते हो उसके कुछ रूल्स होते हैं। आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि आप जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो आपको कौन कौन से रूल्स को ध्यान रखना है, और अगर आप उन रूल्स को ध्यान नहीं रखते हो तो क्या दिक्कत हो सकती है। सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन के बारे में। हम डिस्कस करेंगे उसके डिजायरेबल प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि एट्रीब्यूट प्रिजर्वेशन हो गया, लॉसलेस या लॉसी डिकम्पोजिशन या लॉसलेस और लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है। ये हम बातें करने वाले हैं, इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि होता क्या है। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिकम्पोजिशन की, तो पिछली क्लासेस में हमने देखा कि जब भी हम नॉर्मलाइजेशन स्टडी कर रहे थे तो आपको ऐसी सिचुएशन आती थी जहां पे आपको टेबल को ब्रेक या डिकम्पोज करना पड़ता था, जिससे कि वो एप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी है तो बट ऑब्वियस है वो आपका 2NF में नहीं होगा। अगर आपका पार्शियल डिपेंडेंसी है तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि वो आपका जो भी रिलेशन है, जो भी टेबल है, वो 2NF में नहीं होगा, ठीक है। या आप बात करो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की अगर आप बात करोगे तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अगर है तो 3NF में नहीं होगा, ध्यान रखो, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली आप करते क्या थे कि आप इनको रिमूव करते थे। आप इनको रिमूव करते थे मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करके आप 2NF में लाते थे, ठीक है। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करके आप उसको 3NF में लाते थे, ठीक है। तो आप करते क्या थे, टेबल को डिकम्पोज करते थे, टेबल को आप स्प्लिट करते थे, ठीक है। अब एक टेबल को आप क्या करते थे, डिफरेंट टेबल्स में आप उसको स्प्लिट करते थे, जिससे कि वो पर्टिकुलर कहना चाहिए नॉर्मलाइजेशन में आ जाए, ठीक है। तो ये आपका डिकम्पोजिशन हुआ। तो आप कर क्या रहे हो, जैसे कि अगर मान लो पार्शियल डिपेंडेंसी या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करना हो तो आप क्या करते हो, टेबल को डिकम्पोज कर देते हो। तो टेबल के डिकम्पोजिशन की जरूरत तब पड़ती है मेनली जब आप क्या करते हो, किसी एप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हो, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है अगर हम सिंपल देखें, एक मान लो रिलेशन या एक टेबल आर है और इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा, मल्टीपल पार्ट्स में हम तोड़ सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स या मल्टीपल रिलेशन में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। मैंने दो रिलेशन में इसको तोड़ा, सपोज दैट मैंने R1 और R2 रिलेशन में इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो मैं अगर सीधी सी बात बताऊं, बड़ी ही सिंपल जनरल वे में बात बताऊं, तो जब मैं इसको ब्रेक कर दूं, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद हम जनरली क्या करते हैं, इस आर को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ब्रेक कर दिया R1 और R2 में, ठीक है। तो अगर मैं रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन की बात करूं, जो हम सिक्वल या एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से हम करते थे, तो मैंने जब भी टेबल को ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि जब भी मैं R1 और R2 को जोड़ूं तो मुझे फिर से रिलेशन क्या मिल जाए, R मिल जाए। क्यों? क्योंकि मुझे कभी कभी जरूरत पड़ेगी कि मुझे R1 और R2 दोनों रिलेशन से क्वेरी को फैच करना पड़े, दोनों रिलेशन को कंबाइन करके मुझे कुछ रिजल्ट अचीव करना हो। तो बट ऑब्वियस है जब मैं इन दोनों रिलेशन को ऐड करूं, इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करूं, जब इन दोनों रिलेशन को क्लब करूं, तो मुझे इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव मिलना चाहिए, कंसिस्टेंट मिलना चाहिए। या बड़े ही सिंपल वे में बात करें तो जब मैं R1 और R2 को कंबाइन करूं या ज्वाइन करूं, टेक्निकल टर्म में अगर मैं ज्वाइन करूं, तो मुझे वापस से रिलेशन R मिलना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में जनरली हम टेबल को मल्टीपल टेबल में डिकम्पोज करते हैं। तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो भी आपके मल्टीपल टेबल्स हैं, ठीक है, जो भी आपके मल्टीपल RN तक अगर आपके पास मल्टीपल टेबल है, तो इन सारे
जो स्प्लिटेड पार्ट हैं उनको अगर मैं कंबाइन कर दूं या ज्वाइन कर दूं तो मुझे आर रिलेशन मिलना चाहिए। मतलब उतने ही टपल्स या उतने ही रो मिलने चाहिए जितने इस रिलेशन में थे। मान लो यहां 10 रो थे, तो जब मैं को कंबाइन करूं ये टपल्स कहना चाहिए रिलेशंस को जो मैंने स्प्लिट किया, तो मुझे आर जो मिलना चाहिए उसमें भी उतने ही टपल मिलने चाहिए, मतलब 10 ही टपल मिलने चाहिए। अब जो पहला रिलेशन आर है जिसको आपने डिकम्पोज किया, दैट इज कॉल्ड पेरेंट रिलेशन। ठीक है, अब ये क्या कहलाएंगे? चाइल्ड रिलेशन। समझते चलो, ये आपके क्या कहलाएंगे? चाइल्ड रिलेशन। ठीक है, तो चाइल्ड रिलेशन को कंबाइन करने या ज्वाइन करने के बाद मुझे जो रिलेशन मिलना चाहिए वो पेरेंट रिलेशन जैसा ही होना चाहिए। मतलब उसमें उतने ही टपल्स, उतने ही रो होने चाहिए। टपल या रो एक ही चीज है, उतने ही रो होने चाहिए जितने की आपके एग्जैक्ट पेरेंट रिलेशन में या पेरेंट टेबल में थे। ठीक है, ज्यादा मिलते हैं या कम मिलते हैं तो आपका जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसी है। समझो मेरी बात को, ज्यादा या कम मिलते हैं मतलब अगर 10 के 10 नहीं मिले, इससे ज्यादा मिले या कम मिले, तो दोनों ही केस में जो डिकम्पोजिशन होगा वो लॉसी होगा, मतलब लॉस हो गया। तो आप कहोगे, आप ऐसा सोचोगे कि आपके पास तो रिलेशन में टेबल में आपके पास टपल्स तो बढ़ गए, तो आप लॉसी क्यों बोल रहे हो? मुझे डेटा कंसिस्टेंट चाहिए। मैंने जितना डेटा क्या कहते हैं, जितना डेटा को लेके स्प्लिट किया था, जितने रो के साथ स्प्लिटिंग की थी उतने ही रो चाहिए। बढ़ता है या घटता है, दोनों ही लॉसी कहलाएंगे। लॉसी मतलब आपके इंफॉर्मेशन का लॉस हो गया, आपको एग्जैक्ट रिलेशन नहीं मिला। ठीक है, अगर एग्जैक्ट मिल जाता है दैट इज कॉल्ड लॉसलेस। अगर एग्जैक्ट रिलेशन मिल जाता है तो आप क्या बोलोगे कि लॉसलेस है, डिकम्पोजिशन जो है वो लॉसलेस है, कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो बट ऑब्वियस है आपको क्या अचीव करना है? लॉसलेस डिकम्पोजिशन अचीव करना है। तो सिंपल सी फिनोमिना वाली बात है कि जो डिकम्पोजिशन है वो क्या रेफर करता है? टू ब्रेकिंग डाउन वन टेबल इनटू मल्टीपल टेबल। ठीक है, the process of normalization depend on being able to factor or decompose a table into two or more smaller table। लेकिन ये ऐसे ब्रेक किया जाता है जैसे कि जब भी मैं इनको रिकैप्चर करना चाहूं, मतलब ओरिजिनल पेरेंट टेबल को मैं जब रिकैप्चर करना चाहूं तो रिकैप्चर कर पाऊं, प्रिसाइज कंटेंट मुझे मिल पाए जो कि ओरिजिनल टेबल में था। ठीक है, तो ये तो आपका डिकम्पोजिशन था। सपोज दैट अगर मैं बात करूं, फिर से इसी एग्जांपल पे आऊं, तो अगर मान लो मेरे पास पेरेंट टेबल है आर और इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, R1 और R2। ठीक है, तो चाइल्ड टेबल हो गए R1 और R2। तो बट ऑब्वियस है जब मैं इनको क्लब करूं, ज्वाइन करूं, कंबाइन करूं, तो मुझे आर रिलेशन मिलना चाहिए। मतलब मुझे उतने ही टेबल्स मिलने चाहिए, सॉरी उतने ही टपल्स या रो मिलने चाहिए जितने की पेरेंट टेबल में थे, और एग्जैक्टली उतने ही कॉलम मिलने चाहिए। उतने ही कॉलम्स मतलब उतने ही एट्रीब्यूट्स मिलने चाहिए। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं, सिंपल जनरल टर्म्स में बात करूं, तो मुझे करना क्या है कि जब डिकम्पोज करके, जब मैं डिकम्पोजिशन के बाद वापस से अगर मैं चाहूं कि मुझे फिर से पेरेंट टेबल मिल जाए, तो मुझे उतने ही एट्रीब्यूट्स या कॉलम के साथ और साथ में उतने ही रो के साथ वही टेबल मिल जाना चाहिए। ना तो रो बढ़ने चाहिए, ना तो रो घटने चाहिए। ठीक है, तो अगर R1 और R2 को कंबाइन करें या ज्वाइन करें तो आपको पेरेंट टेबल मिलना चाहिए। नहीं मिला तो डेटा लॉस हो गया, दैट इज कॉल्ड लॉसी डिकम्पोजिशन। या तो ज्यादा मिला या तो कम मिला तो उसको हम बोलेंगे लॉसी। ठीक है, और अगर पेरेंट टेबल मिल गया तो उसको हम बोलते हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन या लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। बिकॉज आप क्या कर रहे हो? इनको कंबाइन या ज्वाइन कर रहे हो, तो ज्वाइन करने के बाद आपको लॉस या लॉसलेस हो रहा है। ठीक है, तो लॉसी को आप लॉसी डिकम्पोजिशन या लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन बोलोगे जब आपको एग्जैक्ट टेबल नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया तो उसको आप लॉसलेस डिकम्पोजिशन, लॉसलेस डिकम्पोजिशन या लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन बोलते हो। ठीक है, और देखो जो लॉसी डिकम्पोजिशन है उसमें अगर आपको ज्यादा मिलता है तो बट ऑब्वियस है ना, डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो रो ज्यादा मिलना या कम मिलना दोनों ही लॉसी है, क्योंकि उससे डेटा आपका इनकंसिस्टेंट हो रहा है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट ही चाहिए। आपको क्या चाहिए? एग्जैक्ट ही चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास एक टेबल पड़ा हुआ है स्टूडेंट और एग्जामिनेशन का। ठीक है, इसमें आप देखो तो आपके पास 1 2 3 4 5 5 कॉलम या 5 एट्रीब्यूट्स हैं। दैट इज स्टूडेंट आईडी, नेम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड और मार्क्स। अगर आप यहां देखो तो जो स्टूडेंट आईडी 101 है वो तीनों के तीनों एक ही स्टूडेंट का है, दैट इज अनिमेश। अनिमेश स्टूडेंट का है जो कि 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, डीबीएमएस, सी और ऑपरेटिंग सिस्टम। सब्जेक्ट कोड है S1, S2 और S3, और डिफरेंट मार्क्स ऑब्टेन किए उनने 72, 90 और 94।
वैसे ही अगर देखो तो 102 जो है वो आपका अलग आपका स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। 102 थ्री टाइम्स दिया हुआ है, लेकिन एक ही बंदे का है, उज्जवल का। लेकिन क्या है दिक्कत, क्या है कि सब्जेक्ट वो डिफरेंट डिफरेंट स्टडी कर रहा है, जैसे डीबीएमएस, सी प्लस प्लस और जावा। और सब्जेक्ट कोड क्या हो गया, S1, S4 और S5, क्योंकि डीबीएमएस तो पहले ही था, सब्जेक्ट कोड सेम है। और मार्क्स इसके देखो डिफरेंट है, 82, 76 और 42। तो अगर यहां देखो दो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और दो स्टूडेंट के लिए मुझे मल्टीपल टेबल्स यहां मल्टीपल रोज इंसर्ट करने पड़ रहे हैं। रीजन ये है कि सब्जेक्ट डिफरेंट है, ठीक है, और सब्जेक्ट डिफरेंट होने के साथ साथ सब्जेक्ट के जो मार्क्स उसने ऑब्टेन किया हुआ है, जो अचीव किया हुआ है, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो देखो बट ऑब्वियसली यहाँ रिडंडेंसी है। अब मैं किसी पर्टिकुलर नॉर्मलाइजेशन की यहां बात नहीं करूंगा, रिडंडेंसी है, तो मैंने क्या सोचा कि इसको स्प्लिट कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट आईडी और नेम को स्प्लिट कर दूं, एक टेबल बना दू स्टूडेंट नाम का, और एक टेबल में बना दू एग्जामिनेशन नाम का। देखो एक टेबल मैंने बना दिया स्टूडेंट नाम का, ये स्टूडेंट में आ जाएगा, स्टूडेंट में एसआईडी और नेम, और एक मैं बना दूंगा एग्जामिनेशन का, ठीक है। एग्जामिनेशन में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, स्टूडेंट कोड और मार्क्स। बट ऑब्वियस जैसे ही स्टूडेंट का टेबल बनाओगे उसमें केवल दो ही रो रहेंगे, एक 101 अनिमेश और एक 102 उज्जवल। तो फायदा हो गया, रिडंडेंसी रिमूव हो गई। यहां जो एग्जामिनेशन आप टेबल बनाओगे उसमें आपके सारे रो रहेंगे, बिकॉज डीबीएमएस करस्पॉन्डिंग दो बार तो है, लेकिन दोनों से करस्पॉन्डिंग मार्क्स जो है वो दो अलग अलग स्टूडेंट के हैं। तो यहाँ पूरे के पूरे रो आएंगे, पूरे के पूरे रो। डीबीएमएस को छोड़ के तो बाकी सारे यूनिक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और डीबीएमएस भी जो देखा जाए तो डीबीएमएस दो बंदों का है, दो स्टूडेंट का है, तो उनका भी अलग अलग टपल्स में आना या अलग अलग रो में आना जरूरी है। तो ये टेबल ऐसा कुछ ब्रेक होके आएगा। तो आप देखो स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, नेम, 101, 102 अनिमेश और उज्जवल। फिर देखो आपने एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट, स्टूडेंट कोड, मार्क्स। अब इसके पूरे के पूरे रो आ गए, तो रिडंडेंसी रिमूव हो गई। इस टेबल को बनाने से रिडंडेंसी रिमूव हो गई। इसमें रिडंडेंसी जरूरी थी डीबीएमएस की, तो उसमें आपको रखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा डिकम्पोजिशन आप करते हो बेटा। लेकिन अब हमको चेक क्या करना है, जो ये आपने डिकम्पोजिशन किया वो सही है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको कंबाइन करूं, जब मैं इसको ज्वाइन करूं, तो मुझे ओरिजिनल टेबल मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो बात आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपका डिकम्पोजिशन है वो लॉसी है या लॉसलेस है। आपको अचीव क्या करना है बच्चे, लॉसलेस डिकम्पोजिशन अचीव करना है। तो आगे कुछ सब्सिक्वेंट एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे इन्हीं को। चलिए, तो अगर हम देखें तो डिकम्पोजिशन क्या है, टू रेफर्स टू ब्रेकिंग डाउन वन टेबल इनटू मल्टीपल टेबल। डिकम्पोजिशन में आप क्या करते हो, एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में आप ब्रेक करते हो, डिकम्पोज करते हो। चलिए अच्छी बात है। अब इसमें आप करते क्या हो, कि जो डिकम्पोजिशन है वो जनरली कब करते हो, इन द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। जब आपको नॉर्मलाइजेशन, एक पर्टिकुलर नॉर्मलाइजेशन अचीव करना होता है, तब आप डिकम्पोजिशन करते हो। चलिए अच्छी बात है। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन डिपेंड्स ऑन बीइंग एबल टू फैक्टर और डिकम्पोज अ टेबल इनटू टू और मोर स्मॉलर टेबल। आप नॉर्मलाइजेशन अचीव करने के लिए क्या करते हो, टेबल को दो या दो से ज्यादा टेबल में आप ब्रेक करते हो, डिकम्पोज करते हो। लेकिन ये ऐसा करते हो इन सच अ वे दैट वी कैन रिकैप्चर, जिससे कि वो रिकैप्चर भी हो सके with the precise content of the original table by joining the decomposed part. It means if you want to join the decomposed part, then you should achieve, or you say then you must achieve the original or the parent table. ठीक है? So when a relation in the relational model is not in an appropriate normal form, then the decomposition of relation is required. और एक डिकम्पोजिशन की रिक्वायरमेंट कब होती है, मैंने बार बार बताया कि जब आप नॉर्मलाइजेशन अचीव करना चाहते हो, एप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म अचीव करना चाहते हो, ठीक है। सो इन अ डेटाबेस इट ब्रेक्स द टेबल इनटू मल्टीपल टेबल। इफ द रिलेशन इज नो प्रॉपर डिकम्पोजिशन, देन इट मे लीड टू प्रॉब्लम लाइक लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बात ये आती है, डिकम्पोजिशन हम करते आए हैं अभी तक नॉर्मलाइजेशन में, और हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया कि हमारा डिकम्पोजिशन सही था या नहीं था, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हमको समझना था। अब बात ये आती है कि जब भी आप अगर डिकम्पोज कर रहे हो और डिकम्पोजिशन आपका प्रॉपर नहीं हुआ, तो इंफॉर्मेशन का लॉस हो सकता है। दैट इज कॉल्ड लॉसी डिकम्पोजिशन या लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन। उसको हम क्या बोलते हैं, लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन। लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन, बिकॉज ज्वाइन करने से दिक्कत आ रही है, तो उसको हम बोल रहे हैं लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन, ठीक है। चलिए अच्छी बात है।
Decomposition is used to eliminate some of the problem of bad design like anomalies, inconsistencies and redundancy. और बट ऑब्वियस है नॉर्मलाइजेशन हम अचीव ही क्यों करते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्यों अचीव करते हैं, जिससे कुछ उसकी एनोमलीज रिमूव हो पाए लाइक इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन, और मेजर फैक्टर क्या है, रिडंडेंसी, रिडंडेंसी रिमूव करने के लिए। यहां भी आप देखो, आपने जैसे ही दो पार्ट में आप इसको ब्रेक करते हो, मेन टेबल आपका पेरेंट टेबल ये वाला है, तो पेरेंट टेबल को आप देखो, इस को आपने दो पार्ट में ब्रेक किया, तो देखो इस टेबल में आपके पास रिडंडेंसी रिमूव हो गई, तो रिडंडेंसी रिमूव करना तो मेजर फैक्टर है ही, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन। जब आप डिकम्पोजिशन करते हो तो क्या चीजें आपको ध्यान में रख के डिकम्पोजिशन करना है, तो व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन। चलिए अच्छी बात है, समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी और मेजर प्रॉपर्टी है एट्रीब्यूट प्रिजर्वेशन। एट्रीब्यूट सारे के सारे प्रिजर्व होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इस टेबल को देखो, इस टेबल में आपके पास कितने एट्रीब्यूट है, 1 2 3 4 5, 5 एट्रीब्यूट है या 5 कॉलम है। जब मैंने यहां डिकम्पोज किया तो देखो 1 2 3 4 और 5 एट्रीब्यूट आपके प्रिजर्व हो रहे हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट प्रिजर्व होना चाहिए, एट्रीब्यूट प्रिजर्वेशन ये आपका कंपलसरी प्रॉपर्टी है। एट्रीब्यूट प्रिजर्वेशन तो होना ही होना चाहिए। मतलब आपने अगर 5 एट्रीब्यूट का टेबल है पेरेंट टेबल, तो 5 एट्रीब्यूट आप जब मल्टीपल टेबल में तोड़ दो तो उन टेबल्स में कंबाइंड फॉर्म में आपके पूरे के पूरे एट्रीब्यूट आ जाने चाहिए। पूरे एट्रीब्यूट तो आने ही आने चाहिए, ठीक है। फिर आपको क्या अचीव करना है, जब आप ज्वाइन करो तो डिकम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, लॉसलेस होना चाहिए, लॉसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका कंपलसरी प्रॉपर्टी है। और थर्ड है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, जो कि ऑप्शनल प्रॉपर्टी है, जो बाद में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फाइनली लैक ऑफ रिडंडेंसी, बट ऑब्वियसली रिडंडेंसी कम से कम होना चाहिए, क्योंकि कुछ पार्ट तक क्या कहना चाहिए, कुछ परसेंटेज रिडंडेंसी की आपको जरूरत है। जैसे पिछले ही टेबल में देखो, यहाँ डीबीएमएस को मैं रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि डीबीएमएस जो है ये आपका रिपीटेड तो है, लेकिन ये दो स्टूडेंट को बिलोंग करता है, तो ये जरूरी है, ठीक है। तो लैक ऑफ रिडंडेंसी कंप्लीटली 100% रिमूवल पॉसिबल नहीं है। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की हम इस क्लास में बात करने वाले हैं, एट्रीब्यूट प्रिजर्व करना और दूसरा लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। मतलब डिकम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, लॉसलेस। ये दोनों ही कंपलसरी प्रॉपर्टी हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, ये ऑप्शनल प्रॉपर्टी है। एट्रीब्यूट प्रिजर्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप जितने एट्रीब्यूट के साथ टेबल आपने टेबल लिया हुआ है, अब आपने डिकम्पोज कर दो मल्टीपल पार्ट में, तो बट ऑब्वियस है आपके मल्टीपल पार्ट में तोड़ने के बाद भी आपके एट्रीब्यूट प्रिजर्व रहने चाहिए। जितने एट्रीब्यूट थे वो सारे के सारे एट्रीब्यूट होने ही चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज लॉसी एंड लॉसलेस डिकम्पोजिशन। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा बच्चे, जो आप रियल टाइम पे इंप्लीमेंट करते हो, क्योंकि मैंने आपको ज्वाइन पढ़ाया हुआ है सिक्वेल में, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में मैंने आपको ज्वाइन पढ़ाया है, उसको हमने इंप्लीमेंट करके भी देखा था। अब मैं यहां आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सपोज करो मेरे पास एक टेबल है एबीसी, ठीक है। एबीसी टेबल है जिसमें ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, या ए एट्रीब्यूट है, बी एट्रीब्यूट है, सी एट्रीब्यूट है। जिसमें देखो ए के पास पड़ा है 1 2 3 4, बी के पास पड़ा हुआ है 100 200 300 200, बी के पास रिपीटेड अगर देखो तो 200 और 200 है, और सी के पास C1 C2 C3 C4। सी के पास कोई भी रिपीटेड टर्म नहीं है और ए के पास कोई भी रिपीटेड टर्म नहीं है, ठीक है। बी के पास रिपीटेड टर्म है 200 200। चलिए अच्छी बात है, समझते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला इसको डिकम्पोज कर दो, ठीक है, अच्छी बात है। मैं अब नॉर्मलाइजेशन की भी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी नॉर्मलाइजेशन में हो, मैं इसको डिकम्पोज कर रहा हूं और मैं देखना चाहूंगा कि मेरा जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसी है या लॉसलेस है, बिकॉज मुझे अचीव क्या करना है, लॉसलेस डिकम्पोजिशन अचीव करना है। अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, ए बी और बी सी। दो पार्ट में ब्रेक किया, ए बी और बी सी। देखो ए बी और बी सी, यहां दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। एट्रीब्यूट तो आगे सारे ए बी और सी, देखो सारे एट्रीब्यूट आ गए, ए बी और सी सारे एट्रीब्यूट आ गए। दोनों कहना चाहिए जो डिकम्पोजिशन है उसको मिला के सारे एट्रीब्यूट होने चाहिए। तो ये यहां है, बी यहां है, बी यहां भी है और सी भी है। डबल बार हो दिक्कत नहीं है, एक बार कम से कम वो एट्रीब्यूट तो आना ही चाहिए। तो ए बी आ गया। अब बट ऑब्वियस है 1 2 3 4, 100 200 300 और 200 आ गया। और बी में आ जाएगा 100 200 300 200 और C1 C2 C3 C4। आपने जो डिकम्पोजिशन किया इससे कोई भी रिडंडेंसी रिमूव नहीं होगी, बिकॉज ए और सी में वो क्या है, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स हैं। ए और सी में अगर आप देखो तो यहां पर तो सारे के सारे एक आईडी को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे रो तो आएंगे ही आएंगे।
तो रिडंडेंसी आपका यहां जरूरी है, ठीक है। तो आपने बस डिकम्पोज कर दिया, डिकम्पोजिशन में आपने ध्यान क्या रखा, एट्रीब्यूट सारे के सारे आ गए, और बट ऑब्वियस अगर आपको ज्वाइन करना है तो कॉमन कॉलम होना चाहिए। ज्वाइन करना है तो दोनों रिलेशन में, दोनों डिकम्पोज टेबल में या मल्टीपल डिकम्पोज टेबल में आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन तो होना चाहिए, तभी तो आप रिलेशन को ज्वाइन कर पाओगे। मतलब अगर दो टेबल को या दो रिलेशन को आपको ज्वाइन करना है तो दोनों में कॉमन कॉलम होना चाहिए। यहां कॉमन कॉलम है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला रूल कि एट्रीब्यूट प्रिजर्व होने चाहिए, हो रहा है, कॉमन कॉलम है, हो रहा है। लेकिन अगर आप पहले एग्जाम्पल की बात करो, यहां अगर मैं देखूं तो यहाँ स्टूडेंट आईडी, नेम, सब्जेक्ट, स्टूडेंट कोड और मार्क्स था। जब मैंने इसको ब्रेक किया स्टूडेंट और एग्जामिनेशन में, तो यहाँ स्टूडेंट के पास स्टूडेंट आईडी और नेम है, यहाँ सब्जेक्ट, स्टूडेंट कोड और मार्क्स, इन दोनों टेबल को मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? दोनों में कोई भी कॉमन कॉलम नहीं है, दोनों में कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जो कि कॉमन है। तो आप ज्वाइन कैसे करोगे? बट ऑब्वियस है, एक का प्राइमरी की हो, दूसरे में उसको फॉरेन की बोलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्राइमरी की और फॉरेन की में बताया था, और तब जाके हम टेबल को ज्वाइन कर पाते हैं। तो इस टेबल को तो हम ज्वाइन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉमन कॉलम तो है ही नहीं, तो डिकम्पोजिशन वैसे भी सही नहीं है। लेकिन यहां अगर देखो तो यहां आपके पास एट्रीब्यूट भी प्रिजर्व हो रहे हैं और दोनों में कॉमन कॉलम है। चलिए अच्छी बात है, ठीक है, दोनों में यहां कॉमन कॉलम भी है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, अच्छी बात है। तो बेटा याद करो, अभी देखो ये आपका ए बी है, ये आपका बी सी टेबल है। अब मैं इसको ज्वाइन करूंगा और ज्वाइन करके मैं देखूंगा कि मेरे पास एक्चुअल जो पेरेंट टेबल है वो मिल रहा है या नहीं है। पेरेंट टेबल मतलब, पेरेंट टेबल का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ये पेरेंट टेबल है ये आपको मिलना चाहिए, बट ऑब्वियस है ये वाला पेरेंट टेबल मिलना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। अब याद करो, जब मैं ज्वाइन की बात करता था तो मैंने बोला था कि ज्वाइन का मतलब होता क्या है। तो ज्वाइन का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ज्वाइन में सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट होता है, हर रो दूसरे के टेबल के हर रो के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। हर रो दूसरे के उसके रोज के साथ कंबाइन होगा, क्रॉस होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन, प्लस कोई ना कोई कंडीशन होती है। अब जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आपके पास ढेर सारी वैल्यूज आ जाती है, बिकॉज हर रो दूसरे के साथ आपका कंबाइन होगा, और उसकी कहना चाहिए वो आपके पास हर रो का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, रिजल्ट के टर्म में मिल जाएगा। उसके बाद जब आप कंडीशन लगाते हो तो आपका वैल्यू फिल्टर होता है और आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है, इसलिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी आपका रिजल्ट आता है वो आपका मीनिंगफुल होता नहीं है, ठीक है। तो देखो, अब मैं यहां लगाने वाला हूं नेचुरल ज्वाइन। क्या लगाने वाला हूं? नेचुरल ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन का फंडा क्या है? नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, आप करते हो क्रॉस प्रोडक्ट और प्लस कॉमन कॉलम के बेस पे आप क्या करते हो, ज्वाइन करते हो। कॉमन कॉलम में जो भी वैल्यू कॉमन होंगे, कॉमन कॉलम में जो भी वैल्यू बराबर वाले होंगे उसको ही कंसीडर करेगा। मतलब सबसे पहले नेचुरल ज्वाइन में होगा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में से फाइनल रिजल्ट कौन सा आएगा, जो कि कॉमन कॉलम में कॉमन वैल्यूज होंगे, कॉमन कॉलम में सेम वैल्यूज होंगे, सेम बराबर वाले वैल्यू होंगे, उनको रिट्रीव कर लेगा। तो मुझे नेचुरल ज्वाइन करना है, तो मैं इसको दो स्टेप में आपको समझाऊंगा बेटा। पहले मैं बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट में जो भी कॉमन कॉलम होगा उसकी सेम वैल्यू को फिल्टर करने के लिए यूज करेंगे, जो सेम वैल्यू होगी वही वाली वैल्यू केवल रिट्रीव होगी, यही ज्वाइन करना है। तो मतलब मैं इन दोनों टेबल को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो बट ऑब्वियस है मुझे जो रिजल्ट मिलना चाहिए उस रिजल्ट में मुझे ए बी और सी मिले, तो बट ऑब्वियस है मैं यहां सिलेक्ट स्टार ना लिख के लिख दूंगा ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो ए बी सी मिल जाए और साथ में मुझे जो रिजल्ट मिलना चाहिए ए वाला रिजल्ट मिलना चाहिए, ए टेबल मिलनी चाहिए, ये फाइनल टेबल मिलना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। तो नेचुरल ज्वाइन में परफॉर्म करूंगा बेटा, तो नेचुरल ज्वाइन जब मैं परफॉर्म करूंगा तो बट ऑब्वियस है नेचुरल ज्वाइन में पहले क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए बी, ए बी टेबल है, क्रॉस ज्वाइन बी सी। देखो इस टेबल का नाम क्या है, ए बी, और इस टेबल का नाम है बी सी, ठीक है, ये यही वाले टेबल हैं इसकी, ए बी और बी सी। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो सेलेक्ट स्टार मतलब मुझे पूरे के पूरे अभी कॉलम्स चाहिए, एट्रीब्यूट चाहिए, बी रिपीटेड चाहिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, कॉमन कॉलम के बेस पे निकालना है। अब यहां देखो नेचुरल ज्वाइन आराम से अप्लाई हो जाएगा। नेचुरल ज्वाइन क्यों अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहां कॉमन कॉलम है और कॉमन कॉलम का डेटा टाइप भी सेम है बी का और नाम भी सेम है। नेचुरल ज्वाइन तभी लगता है जब कि आपके पास दोनों टेबल में कॉमन कॉलम हो
और उन कॉमन कॉलम का नाम सेम हो और डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। यहां सारी प्रॉपर्टी मिल रही है, इसलिए नेचुरल ज्वाइन लगा देंगे। नेचुरल ज्वाइन में पहला काम क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर फिल्ट्रेशन किसके बेस पे होता है? कॉमन कॉलम के सेम वैल्यू पे। कॉमन कॉलम में जिसकी जिसकी वैल्यू सेम होगी वो वाली रोज रिट्रीव होती जाएगी। अच्छी बात है। तो मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए बी क्रॉस ज्वाइन बी सी। क्रॉस ज्वाइन बी सी, तो ए बी का क्रॉस ज्वाइन किससे करना है? बी सी का। तो देखो ये पहला रो 100 इससे कंबाइन होगा, फिर 100 इससे कंबाइन होगा, फिर 100 इससे कंबाइन होगा, फिर 100 इससे कंबाइन होगा। मतलब इसका 4 रो है और इसके पास 4 रो हैं, 4 टपल्स हैं, तो 4 इंटू 4 रिजल्ट आएगा आपका, मतलब 16 रोज आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 का 200 इससे कंबाइन होगा, 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 सेम 3 का 300, सेम 4 का 400। तो सबके 4 कॉम्बिनेशन आएंगे। सबके कॉम्बिनेशन कितने आएंगे? 4। तो देखो 1 का 100 100 C1, तो देखो 100 100 C1, 100 200 C2, 100 200 C2, फिर 100 300 C3, 100 300 C3, फिर 100 200 C4, 100 200 C4। ये आ गया। वैसे ही 2 का 200 के साथ बनेगा, देखो ये। वैसे ही 3 का 300, तो 3 300 100 C1, तो देखो आ गया। 3 300 200 C2, तो ये आ गया। फिर 3 300 300 C3, तो ये आ गया। 3 300 200 C4, तो 3 300 200 C4, ये 3 का आ गया। वैसे ही 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ है। अभी समझना, अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ है। उसके बाद आप क्या करोगे? कॉलम कॉमन कॉलम के बेस पे। कॉमन कॉलम मतलब इनके जो कॉमन कॉलम है, ठीक है, मैं रिमूव कर दूं जस्ट अ मिनट। तो एक कॉमन जो कॉलम है उनमें जो जो वैल्यू सेम है वो वाली रो रिट्रीव हो जाएगी, केवल वही रो रिट्रीव होगी। तो मैं फाइनल नेचुरल ज्वाइन लगाऊं, तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार। स्टार की जगह आप चाहो तो यहां लिख दो ए बी सी, क्योंकि मुझे केवल ए बी सी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज बी 2 बार आ जाएगा। सेलेक्ट ए बी सी फ्रॉम ए बी। फ्रॉम ए बी मतलब ए बी नेचुरल ज्वाइन बी सी। इन दोनों में ए टेबल का नाम है ए बी और ए टेबल का नाम है बी सी। तो बट ऑब्वियस है, जब मैं नेचुरल जो लगाऊंगा सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा और उनमें से कौन कौन से रो फिल्टर होंगे? कॉमन कॉलम के सेम वैल्यू। तो देखो बी भी कॉमन कॉलम है, इसमें सेम वैल्यू कहां है? 100 100, ए वाला आ जाएगा, ए रो पूरा आएगा, मतलब 1 बी की जगह 100 और C1, देखो आ गया, ए रो आ गया। चलिए अच्छी बात है। फिर कॉमन कहां है? दोनों सेम नहीं है, नहीं आएगा। ये भी दोनों सेम नहीं है, नहीं आएगा। ये दोनों सेम नहीं है, नहीं आएगा। ये दोनों सेम नहीं है, ये भी नहीं आएगा। फिर 200 200 देखो सेम है, आ गया। तो 2 200 C2 आएगा। अगला आ गया 2 200 C2। ए भी सेम नहीं है, ए भी सेम, ए भी ए सेम है, तो 2 200 C4। फिर 300 100 सेम नहीं है, 300 200 ए सेम है, तो 3 300 C3 आ गया। फिर 4 200 ए वाला देखो सेम है और एक ए वाला भी सेम है। ऊपर नीचे आ सकता है डेटाबेस में, अरेंज ऑर्डर में आता नहीं है। तो 4 200 C2 ये लास्ट में आया है, लिखा हुआ है, और 4 200 C4 ये देखो, ये दोनों आ गया, ठीक है। तो इतने ही रो आएंगे। कौन कौन से रो आएंगे? टोटल 6 रो आएंगे। एक रो ए वाला, एक ए वाला, क्योंकि देखो इन दोनों एक कॉमन है, बी भी कॉमन है, वही वाला आएगा। फिर ए वाला आएगा, फिर ए वाला, 4 ए हो गए, 5 ए हो गया, फिर आपका टोटल 6 रो आ गए, ठीक है। तो आप जब कंबाइन किए तो आपके पास टोटल रो आ गए 6। आपके पास टोटल रो कितने आ गए? 6 आ गए। ध्यान रखो, ये जो टोटल रो आ गए वो आपके 6 आ गए। चलिए अच्छी बात है। अब मैं मैच करता हूं। तो यहां देखो, मैंने यही वाला टेबल, ये जो टेबल आया आपका ज्वाइन करने के बाद, इस टेबल को मैंने यहां कॉपी करके ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो यहां, यहां कॉपी करके लिखा हुआ है। तो बच्चे समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास ये टेबल आया, इसमें 1 2 3 4 5 6 रो आ रहे हैं, यहां केवल 4 रो थे। तो बट ऑब्वियस है, लॉसी है। आपने जो डिकम्पोजिशन किया, यहां जो डिकम्पोज हुआ, ये लॉसी है, लॉस हो रहा है, क्योंकि रो बढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो 100 C1 ये तो सही है, ये वाला है, यहां मिल गया। 2 200 C2 ये भी मिल गया। फिर 2 200 C4 ये नहीं मिला, ये वाला रो नहीं मिला, ये रो नहीं मिला। तो अगर मैं इसको बोलूं T1 टपल 1 मतलब रो 1, टपल 2 रो 2, ये है आपका T3, ये है आपका T4, ये है आपका T5, ये है आपका T6। तो देखिए बच्चे, समझने की कोशिश करते हैं। जो रो नंबर 3 है वो आपको नहीं मिला है अभी, ठीक है, रो नंबर 3 आपको नहीं मिला। फिर आप 3 300 C3 ये मिल गया, 4 200 C4 ये भी मिल गया,
4200 C2 भी नहीं मिल रहा है, 4200 C2 कहीं नहीं है, देखो। तो T6 भी नहीं मिला। तो आपके पास जो रो नंबर T3 है और जो T6 है वो दोनों एक्स्ट्रा हैं, ये दोनों नहीं मिले, ठीक है। तो या तो आपके पास टपल एक्स्ट्रा है या कम है, दोनों ही लॉसलेस हैं, ए सॉरी दोनों ही लॉसी हैं। ये क्या बता रहे हैं, लॉसी हैं। क्यों? क्योंकि मुझे एग्जैक्ट टेबल मिलना चाहिए, एग्जैक्ट उतने ही टपल्स मिलने चाहिए थे जितने की थे। एट्रीब्यूट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, एट्रीब्यूट्स तो आपके रिटेन हो रहे हैं, लेकिन टपल्स रिटेन नहीं हो रहे, टपल आपके बढ़ के आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे लॉसी डिकम्पोजिशन। और जो रो एक्स्ट्रा आते हैं, जो रो आपके एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब T3 और T6 आपके पेरेंट टेबल में नहीं थे, जो टेबल एक्स्ट्रा है वो आपका इनकंसिस्टेंसी पैदा कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस में, इनको हम बोलते हैं स्पूरियस टपल। तो यहां जो T3 और T6 हैं वो आपके क्या हैं, स्पूरियस टपल हैं। क्या है, स्पूरियस टपल। वो आपके क्या है, स्पूरियस टपल है, ध्यान रखना। यहां जो T3 और T6 है वो आपके स्पूरियस टपल है। क्यों स्पूरियस है? क्योंकि ये आपके पेरेंट टेबल में नहीं थे, लेकिन जब आपने डिकम्पोज टेबल को ज्वाइन किया तो मिल रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा आपके टपल आते हैं उनको हम स्पूरियस टपल बोलते हैं। तो यहां ध्यान रखो, यहां अगर आप देखो तो अगर आपने R1 के एट्रीब्यूट और R2 के एट्रीब्यूट को यूनियन करके किया तो आपको पूरे एट्रीब्यूट मिल जाने चाहिए, तो मिल गया, पूरे एट्रीब्यूट तो आपको रिलेशन में मिल गया, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहां हुई, टपल आपको ज्यादा मिल रहे हैं। अभी देखते हैं दिक्कत क्यों हो रही है, ये समझने की कोशिश करते हैं क्यों दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू बताया। अगर मैं इसको डायरेक्टली भी आपको बताता तो डायरेक्टली भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्टली भी आपको समझ में आ जाता कि ऐसी कोई दिक्कत, मतलब डायरेक्टली भी आपको समझ में आ जाता कि आपके रो दो बढ़ जाएंगे। कैसे दो रो बढ़ेंगे, देखो आप क्या कर रहे हो, बी के बेस पे मैच कर रहे हो, कॉमन कॉलम क्या है, बी, उसके बेस पे मैच करोगे, क्योंकि दोनों टेबल में आपके पास कॉमन कौन है, बी है, बी एट्रीब्यूट कॉमन है, इसके बेस पे मैच करोगे। तो यहां देखो दिक्कत क्या हो रही है, ये जो 200 है, ठीक है, वो दो बार है, तो क्या होगा, दोनों टेबल में 200 आपके पास दो ही बार है, तो 200 का कॉम्बिनेशन एक आएगा ये वाला इससे और एक आएगा इससे, ठीक है। जबकि अगर आप देखो तो 200 का जब एक कॉम्बिनेशन आएगा इससे और एक कॉम्बिनेशन इससे आएगा, एक सही वाला होगा और एक गलत वाला होगा, तो एक रो यहां एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। टोटल 200 के इससे कितने मिले मुझे, केवल दो मिले, ठीक है, केवल दो मिले, पहले बार दो मिले, दो में से एक सही है और एक गलत है। वैसे ही जब ये 200 फिर कंबाइन होगा तो एक इससे कंबाइन होगा और एक इससे कंबाइन होगा, फिर दो रो मिलेंगे, तो 2 + 2 कितने रो हो गए, टोटल 4, जिसमें से दो तो वैलिड है और दो इनवैलिड। यही दो जो हैं आपके क्या है, स्पूरियस टपल है, जो कि एक्स्ट्रा है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो मुझे समझ में आ गया, तो इन्हीं से आपकी दिक्कत हो रही है। मतलब अगर आप देखो तो यहां दिक्कत क्या है कि आप बी के बेस पे, आप बी कॉलम के बेस पे डिकम्पोजिशन कर रहे हो, बी एट्रीब्यूट को आप कॉमन रख रहे हो, और जबकि बी में आपके पास डुप्लीकेसी है, बी में आपके पास डुप्लीकेसी है, तो ये जो डुप्लीकेसी है वो आपके दोनों रिलेशन में हो जाएगा। अब दोनों रिलेशन में हो जाएगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन फिर से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगा, जो कि इरिलेवेंट होगा, जिसके चलते आपके पास जो टेबल होगा वो ज्वाइन सही नहीं होगा। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो जो ए की वैल्यू 2 पर 200 है, समझो मेरी बात, ठीक है, और सी की वैल्यू C2 है, ए की वैल्यू 2 पर 200 और यहां पर सी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, C2 मिल गई, और ए की वैल्यू 4 पे 200 है, जिसपे सी की वैल्यू C4 है, ठीक है। तो यहां आपके पास क्या हो रहा है, 200 200 आपके पास डुप्लीकेट है। आपने अगर ऐसा कॉलम चूज किया या ऐसा एट्रीब्यूट चूज किया जो कि डुप्लीकेट हो, और जो दोनों में कॉमन हो, तो पक्का है इनकंसिस्टेंसी आएगी, डेटा लॉस होगा ही होगा, ठीक है। तो एक तो बात समझ में आ गई, कॉमन एट्रीब्यूट तो होना चाहिए, लेकिन जो कॉमन एट्रीब्यूट रखो, मतलब यहां देखो ये बात तो सही है कि दोनों टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, कॉमन एट्रीब्यूट आप रख दो, लेकिन कॉमन एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जिसमें सारी की सारी वैल्यूज यूनिक हो, डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, डुप्लीकेसी ना हो। अगर डुप्लीकेसी होगी तो बट ऑब्वियस है आपके पास स्पूरियस टपल आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान क्या रखना है आपको, आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है, जो कॉमन कॉलम्स हैं, ठीक है, वो आपके यूनिक हो। तो यहां देखो कॉमन कॉलम कौन से बन सकते हैं, कौन से कॉमन कॉलम बन सकते हैं,
तो देखो ए भी यूनिक है और सी भी यूनिक है। अगर आप ए या सी के बेस पे डिकम्पोजिशन करोगे तो आपको पक्का है कि जब आप टेबल को डिकम्पोज टेबल को ज्वाइन करोगे तो रिलेशन आपको एग्जैक्ट मिलेगा। देखो यहां जैसे मैंने क्या किया, मैंने एबीसी था, अब कॉमन एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, शुड बी कैंडिडेट की और सुपर की। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, जो दोनों टेबल में कॉमन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, कैंडिडेट की या सुपर की होना चाहिए। आप जिसको बोलते हो प्राइमरी की, कि हाँ एक टेबल में प्राइमरी की बना दो, दूसरे में उसको हम फॉरेन की बोलेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। और प्राइमरी की कैसा होता है, यूनिक प्लस नॉट नल। तो अगर यूनिक होगा तो बट ऑब्वियस है आपका ज्वाइन जो होगा डबल हो ही नहीं पाएगा, डबल बार आपके रिलेशन का एसोसिएशन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एक ही होगा। अब मैंने यहां देखो ए के बेस पे अगर इसको ब्रेक किया तो क्या बनेगा, ए बी और ए सी। तो देखो मैंने इसको तोड़ा, ए बी और ए सी। अब इनमें कॉमन क्या है, ए बी, ए कॉमन है, आपका कॉमन क्या है, ए है। अब यहां देखो आपके पास कॉमन क्या है, ए है। अब जब ए कॉमन है तो समझो मेरी बात, एक का वन का कॉम्बिनेशन केवल एक बार है तो एक ही बार कंबाइन होगा, टू एक ही बार है, थ्री एक ही बार है, फोर एक ही बार है। तो आपके पास मल्टीपल कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि ये यूनिक होंगे। आप सी के बेस पे भी तोड़ सकते हो, मतलब आपका टेबल ऐसा बन सकता है, सी ए या ए सी और सी बी, ठीक है, क्योंकि सी भी आपका पूरा का पूरा डिस्टिंक्ट है। तो ये ध्यान रखना। अब मुझे ये समझ में आ गई जो बात, क्या समझ में आई कि जो कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की या सुपर की, या इसको मैं सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो प्राइमरी की होना चाहिए, मतलब यूनिक होना चाहिए, उसी को आप कॉमन कॉलम बनाते हो। इतनी चीजें तो मुझे क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब अगर हम लॉसी एंड लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन की थ्योरी की बात करें तो लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ अ रिलेशन R into R1 R2 such that if we perform natural join of two smaller relation, ऐसा कि R1 और R2 को मैं जब नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करूं तो मुझे ओरिजिनल रिलेशन R मिल जाना चाहिए, ठीक है। दिस इज इफेक्टिव इन रिमूविंग रिडंडेंसी। इससे क्या फायदा होता है, इफेक्टिव कहां है, रिडंडेंसी रिमूव करने में फ्रॉम डेटाबेस व्हाइल प्रिजर्विंग द ओरिजिनल डेटाबेस, ओरिजिनल डेटा। इन लॉसलेस डिकम्पोजिशन वी सेलेक्ट द कॉमन एलिमेंट एंड द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग कॉमन एलिमेंट मींस कॉमन एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होगा, मस्ट बी अ कैंडिडेट की और सुपर की, मस्ट बी अ कैंडिडेट की और सुपर की इन आइदर ऑफ रिलेशन R1 और R2 और बोथ। अब ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि दोनों में कैंडिडेट की हो, किसी एक में हो जाए, R1 में हो जाए या R2 में हो जाए। मतलब अगर आप समझो, इस चीज को समझो, अगर मैंने R को डिकम्पोज किया R1 और R2 में, ठीक है, तो R1 और R2 में जो भी कॉमन कॉलम है, मान लो B, तो B जो है वो या तो यहां कैंडिडेट की हो जाए या तो यहां कैंडिडेट की हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से किसी में भी एक में हो जाए, दोनों में है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन दोनों में से किसी एक में भी हो गया तो भी आपका डिकम्पोजिशन लॉसलेस होगा, ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन लॉसलेस होगा, ठीक है। और आपको मैं स्पूरियस टपल्स के बारे में बताया, जो भी एक्स्ट्रा रोज आपको मिल रहा है, एक्स्ट्रा टपल जो मिल रहे हैं रिजल्टिंग डिकम्पोजिशन को ज्वाइन करने के बाद, वो आपके स्पूरियस टपल होते हैं, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं होते। और क्यों आते हैं ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया बच्चों, ठीक है। तो अब इसको मैं मैथमेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैंडेटरी प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहला मैंडेटरी प्रॉपर्टी क्या है कि लॉसलेस ज्वाइन होना चाहिए। और लॉसलेस ज्वाइन में क्या, लॉस एंड ज्वाइन डिकम्पोजिशन गारंटीज दैट द एक्स्ट्रा और लेस टपल जनरेशन प्रॉब्लम डज नॉट अकर आफ्टर डिकम्पोजिशन, ठीक है। मतलब डिकम्पोजिशन के बाद आपको ना तो कम रो मिलने चाहिए ना ही ज्यादा मिलने चाहिए, ना ही कम रो मिलने चाहिए ना ही ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है, तब तो आपका डिकम्पोजिशन प्रॉपर है, लॉसलेस है, ठीक है। इट इज मैंडेटरी प्रॉपर्टी, मस्ट ऑलवेज होल्ड गुड, ये आपकी मैंडेटरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब समझो, अब हम मैथमेटिकल इंप्लीकेशंस के थ्रू समझते हैं कि जो आर रिलेशन है, आर रिलेशन को अगर आपने R1 और R2 में ब्रेक किया तो ये लॉसलेस कब होगा, तो जब ये तीनों रूल को फॉलो करेगा तो ये लॉसलेस होगा। बड़े एग्जांपल से समझाऊंगा बेटा, समझते चलना, एग्जांपल मैंने पहले ही समझा दिया, अब मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं उसके, ठीक है। तो अब आप समझने की कोशिश करना कि कोई भी रिलेशन जिसको आपने R1 और R2 में डिकम्पोज किया वो लॉसलेस कब होगा, तो अगर ये तीन रूल फॉलो करेगा जो मैं बताने वाला हूं तभी लॉसलेस होगा। तो समझो, अगर मैं R1 एट्रीब्यूट को यूनियन करूं R2 के साथ तो मुझे पूरे एट्रीब्यूट्स मिल जाने चाहिए रिलेशन के। अगर मैं R1 के एट्रीब्यूट को कंबाइन करूं और R2 के एट्रीब्यूट को यूनियन करूं
तो मुझे जो एट्रीब्यूट्स मिलने चाहिए वो पेरेंट टेबल के एट्रीब्यूट्स के बराबर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल यहां समझते हैं, यहां अगर मैं बोलूं कि मैं R1 मतलब इसके एट्रीब्यूट को कंबाइन करूं तो क्या हो गया, A और B, और यूनियन करूं इसके एट्रीब्यूट को B और C, तो मुझे एट्रीब्यूट क्या मिल गया, ए बी यूनियन बी सी, तो बी बी तो कॉमन है तो मुझे मिला ए बी सी। ये जो ए बी सी एट्रीब्यूट है या कॉलम है ये पेरेंट टेबल के एट्रीब्यूट के बराबर होने चाहिए। यही आपका रिलेट प्रॉपर्टी 1 है। देखो बराबर तो है एबीसी, तो ये पक्का है। अगर ऐसा मिलता है, ठीक है, अगर ऐसा मिलता है कि मतलब अगर दोनों के एट्रीब्यूट को कंबाइन करूं तो मुझे ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स मिल जाए या वो टोटल एट्रीब्यूट्स मिल जाए जो कि ओरिजिनल रिलेशनल में थे, तो आप बोलोगे कि जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस है। ठीक है, वो डिकम्पोजिशन लॉसलेस है। दूसरा दूसरा प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर अगर आपने R1 के एट्रीब्यूट का इंटरसेक्शन R2 के एट्रीब्यूट के साथ किया तो नल नहीं मिलना चाहिए, तो नल नहीं मिलना चाहिए। कोई ना कोई एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए। जैसे मैं समझो, यहां अगर मैं बात करूं स्टूडेंट में, स्टूडेंट टेबल की बात करूं, ये दोनों टेबल को आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको देख के ही समझ में आ रहा है। चलो अब मैं रिलेशन की बात करता हूं। यहां मेरे पास एट्रीब्यूट क्या है, एसआईडी और नेम। इसका मैं इंटरसेक्शन करता हूं, इंटरसेक्शन इसके साथ, इसके एट्रीब्यूट के साथ, सब्जेक्ट एस कोड मतलब सब्जेक्ट कोड और मार्क्स। अब मैं जब इनका इंटरसेक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो क्या मिला, नल। नल नहीं मिलना चाहिए, तो देख लो इन दोनों टेबल को हम ज्वाइन नहीं कर सकते। जबकि अगर मैं यहां देखूं, यहां की बात करूं, ये जो डिकम्पोजिशन है यहां की बात करूं, अगर मैं R1 रिलेशन इसको मानता हूं और R2 रिलेशन इसको मानता हूं और इनके एट्रीब्यूट का इंटरसेक्शन करता हूं, तो देखो A कॉमा बी इंटरसेक्शन ऑफ B कॉमा C, ठीक है। तो जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो मुझे B जो है वो कॉमन मिल गया, तो मुझे यहां क्या मिलेगा, B। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन मिलना चाहिए तभी तो मैं ज्वाइन कर पाऊंगा, नल नहीं मिलना चाहिए। तो दूसरा रूल ये बोलता है, सिंपल अगर आप समझो तो कोई कॉमन एट्रीब्यूट आपको मिलना चाहिए, नल नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज आप ज्वाइन ही नहीं परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तीसरी बात, R1 के इंटरसेक्शन से R2 को मैं करूं, अगर R1 इंटरसेक्ट R2 करूं, ठीक है, R1 का इंटरसेक्शन R2 के साथ करूं तो मुझे R1 डिटरमाइन हो जाए, या R1 का इंटरसेक्शन R2 के साथ करूं तो R2 डिटरमाइन हो जाए। इसका मतलब समझो क्या है, कॉमन एट्रीब्यूट तो हमने बात कर ली कि कॉमन मतलब कहना चाहिए कि आ, मतलब दोनों में से कोई कॉमन कॉलम होगा तो बट ऑब्वियस है उससे हम उसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये तो बात हमको समझ में आ गई। अब यहां पहले रूल का मतलब समझो, अगर मैं बोलूं R1 इंटरसेक्शन R2 डिटरमाइन R1, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यहां जो कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए वो की होना चाहिए। मतलब R1 के सारे एट्रीब्यूट, अगर R1 इंटरसेक्ट R2 करूं तो R1 के सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो जाएं, या R1 इंटरसेक्ट R2 करूं तो R2 के सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो जाने चाहिए, या ऐसा समझो R1 या R2 में से जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट की होना चाहिए या प्राइमरी की होना चाहिए। मतलब या तो R1 में या तो R2 में जो भी कॉमन कॉलम है, जो भी कॉमन एट्रीब्यूट हो वो क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की होना चाहिए। अगर कैंडिडेट की होगा किसी ना किसी में तो पक्का है वो, अगर R1 में कैंडिडेट की है तो R1 डिटरमाइन हो जाएगा, R2 में कैंडिडेट की है तो R2 डिटरमाइन हो जाएगा। तो तीसरा रूल ये बोलता है कि या तो R1 में या तो R2 में किसी ना किसी एक में, अगर मान लो B कॉमन कॉलम है तो B किसी ना किसी एक में कम से कम कैंडिडेट की या प्राइमरी की होना चाहिए। ये तीन रूल क्लियर अब हो गए। पहला रूल बताता है कि आपके पास पूरे के पूरे एट्रीब्यूट प्रिजर्व होने चाहिए। दूसरा रूल ये बोलता है कॉमन कॉलम होना चाहिए। तीसरा रूल ये बोलता है कि जो कॉमन कॉलम है किसी ना किसी में कैंडिडेट की होने चाहिए। अच्छी बात है, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। 5 मिनट के अंदर आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। एक टेबल गिवन है ABCDE, आपके पास वैल्यूज गिवन है कुछ ऐसा, ठीक है। अब मान लो पहला एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मैंने इसको डिकम्पोज किया R1 AB में और दूसरा इसको डिकम्पोज किया, मतलब दो पार्ट में डिकम्पोज किया, सॉरी,
R1AB और रिलेशन 2 बनाया मैंने CD में। तो दो डिकम्पोजिशन किया, R1AB R2CD। मुझे दिखाना है, मुझे चेक करना है कि ये लॉसी है या लॉसलेस है। तो तीनों रूल चेक करेंगे। तो पहला रूल, पूरी के पूरे एट्रीब्यूट्स कंबाइन करने में मिलने चाहिए। यहां से ए बी मिला, यहां से सी डी मिला, लेकिन ई तो मिल ही नहीं रहा है, तो पक्का है लॉसी होगा। पहले रूल ही में ही फेल हो गया, आगे रूल को चेक करने की जरूरत नहीं है। तीनों रूल टेस्ट होने चाहिए। यहां देखो, यहां क्या हो रहा है कि आपने जो डिकम्पोजिशन किया वो ए बी और सी डी में किया, ठीक है। जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ए बी मिल जाएगा, सी डी मिल जाएगा। लेकिन यहां देखो क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। कितने आपके पास कॉलम है? 5 कॉलम्स है, ठीक है। 5 एट्रीब्यूट्स है, 1 2 3 4 5। ई आपका मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है मतलब पहला रूल ही फेल हो गया। तो ये लॉसी डिकम्पोजिशन है, लॉसी डिकम्पोजिशन, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, और तीनों रूल चेक होने चाहिए। कोई भी एक रूल फेल हुआ, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ब्रेक किया R1 ABC R2 D। अब मैंने इस टेबल को दो पार्ट में तोड़ दिया, R2 R1 ABC R2 D। पहला रूल तो पास हो गया, ABC और D। तो ए भी मिल गया, बी सी डी सारे मिल गए, सारे के सारे एट्रीब्यूट मिल गए। दूसरा रूल क्या बोलता है? कॉमन कॉलम होना चाहिए। यहां कॉमन कॉलम दिख रहा है क्या? देखो ए बी सी डी, यहां कोई भी कॉमन कॉलम नहीं है। दूसरा रूल यहां फेल हो गया, तो रूल नंबर 2 फेल हुआ। रूल नंबर 2 फेल हुआ, तो ए भी आपका कैसा है? लॉसी डिकम्पोजिशन है। ध्यान रखो, ए भी आपका लॉसी डिकम्पोजिशन है। तीसरे रूल की बात, सॉरी, और एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, मान लो सपोज दैट एक रिलेशन R1 ले लेता हूं, इसमें ABC और R2 ले लो, और इसमें कॉमन ले लेते हैं और CDE। अब चलो पहला रूल देखो पहले, तो ABCDE पूरे के पूरे एट्रीब्यूट मिल गए, पहला रूल पास, फर्स्ट रूल सेटिस्फाई हो गया। सेकंड रूल, कॉमन कॉलम है, कॉमन कॉलम है, देखो यहां कॉमन कॉलम है, यहां कॉमन कॉलम है, सी कॉमन कॉलम है, ठीक है। लेकिन अब यहां देखो, यहां कॉमन कॉलम है। थर्ड रूल ये बोलता है, अब कॉमन कॉलम हो गया, दूसरा रूल पास, तीसरा रूल ये बोलता है कि जो कॉमन कॉलम होना चाहिए वो कैंडिडेट की होना चाहिए या प्राइमरी की, मतलब यूनिक होना चाहिए। अब अगर मैं सी को देखूं, तो यहां 11 रिपीट हो रहा है, मतलब एक कैंडिडेट की तो नहीं है, प्राइमरी की तो नहीं है, ठीक है। तो यहां थर्ड रूल वायोलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां जो कॉमन कॉलम है वो यूनिक नहीं है, डुप्लीकेट है। यहां देखो वैल्यूज डुप्लीकेट है, दिख रहा है मुझे, तो इसलिए थर्ड रूल वायोलेट हो रहा है। तो ये भी आपका जो डिकम्पोजिशन है वो आपका लॉसी है। ये आपका कैसा डिकम्पोजिशन है? लॉसी डिकम्पोजिशन है। आगे बात करते हैं, तो अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल की। आपका R1 जो है ABCD है, और R2 ACDE है, ACDE है, ठीक है। फिर से लिख देता हूं इसको मैं। आपने दो पार्ट में डिकम्पोज किया, R1 ABCD और R2 आपने ब्रेक किया ACDE, ठीक है। अब पहला रूल देखो, ABCDE दोनों को मिलाने के बाद पूरे के पूरे आपके एट्रीब्यूट्स आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है। पहला रूल सेटिस्फाइड। कॉमन कॉलम है, देखो बहुत सारे हैं, ए है, फिर सी डी भी है, तो सी भी है, डी भी है, तो सी भी है और डी भी है, ठीक है। तो ए सी डी यहां कॉमन है, एसीडी कॉमन कॉलम है, तो दूसरा रूल भी सेटिस्फाई हो गया, कॉमन कॉलम होना चाहिए। अब एसीडी कैंडिडेट की होना चाहिए, मतलब कंबाइंड एसीडी कैंडिडेट की फॉर्म करना चाहिए या प्राइमरी की बनाना चाहिए। चलो देखते हैं, अगर ए को और सी को और डी को मिला दें, तो देखो P1 11W यूनिक है, अब P1 के साथ 11 के साथ Y है, तो ये आपका यूनिक कॉम्बिनेशन है। देखो ये आपका यूनिक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन यूनिक हो रहा है, देखो यहाँ ये यूनिक कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। P2 अकेला ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, P3 अकेला ही है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल P1 का था, तो देखो P1 का कॉम्बिनेशन यूनिक बन रहा है, मतलब एसीडी जो है वो कैंडिडेट की है।
ठीक है, एसीडी कैंडिडेट की फॉर्म कर सकता है या प्राइमरी की बन सकता है। तो बट ऑब्वियसली इसके तीनों रूल सेटिस्फाइड हुए, इसीलिए जो डिकम्पोजिशन है वो आपका लॉसलेस है। डिकम्पोजिशन कैसा है? लॉसलेस है। आगे और एग्जांपल हम देखते हैं। अब मैंने बोला 5th नंबर पे R1 में आपके पास A, B, C और D है, और R2 के पास D और E है। ठीक है, मैंने ऐसा डिकम्पोजिशन किया तो A, B, C, D, E मिल गया। पहला रूल सेटिस्फाई, D कॉमन है। दूसरा रूल सेटिस्फाई, D आपका यूनिक है। देखो WXYZ कोई भी रिपीटिंग वर्ड नहीं है, तो कैंडिडेट की भी है, ठीक है, या प्राइमरी की है, तो थर्ड रूल भी सेटिस्फाइड। तो बट ऑब्वियस है लॉसलेस होगा, ये आपका लॉसलेस होगा। आगे बात करते हैं 6th। अब मान लो आपने जो डिकम्पोजिशन किया ऐसा किया, R1 ABC, R2 BCD, फिर R3 DE। तीन टेबल में डिकम्पोज किया। अब देखो ABC BCD D पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स तो मिल रहे हैं। अब इनको जोड़ना है तो इसमें B कॉमन है, इनको जोड़ना है इसमें D कॉमन है, बिल्कुल। तो आपका कॉमन कॉलम तो हो ही रहा है, मतलब कहना चाहिए कॉमन कॉलम भी हो रहा है। तो पहले तो इसको क्या करो ना, इसको पहले दो पार्ट में, दो पार्ट में जोड़ते जाओ। तो जैसे यहाँ B कॉमन है, ठीक है, तो इसको मैं जोड़ सकता हूँ, कंबाइन कर सकता हूँ। तो R1 ABC, और यहाँ देखो तो यहाँ B केवल कॉमन नहीं है, BC कॉमन है। देखो अब BC टोटल कॉमन है, तो R1 R2 को कंबाइन करके मैं मान लो R3, कंबाइन करने के बाद R3 बनाता हूं, ठीक है। R3 तो ऑलरेडी है, R4, ठीक है, R4 इसका नाम देता हूं, R4। तो ये ABC तो हो ही जाएगा क्योंकि BC तो कॉमन वर्ड है, कॉमन कॉलम है, और D आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद R3 और यहां से DE आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पास D कॉमन कॉलम है, यहाँ D कॉमन कॉलम है, ABCD पूरा अचीव हो रहा है, D कॉमन कॉलम है, और D जो है आपका वो कैसा है, कैंडिडेट की भी फॉर्म कर सकता है। तो ये भी आपका कैसा हो गया, लॉसलेस। ये आपका कैसा हो गया, लॉसलेस हो गया। तो कुछ ऐसे हम कहना चाहिए, सिंपल टर्म में हम कहना चाहिए लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आपके पास टेबल गिवन नहीं है, रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, RABCDE, ठीक है, और कुछ FDs गिवन है, E डिटरमाइन D, D डिटरमाइन E, C डिटरमाइन DA, AB डिटरमाइन C। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि आपके पास क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपको डिकम्पोजिशन गिवन होगा और डिकम्पोजिशन पूछा जाएगा कि ये डिकम्पोजिशन लॉसलेस है या लॉसी है, बस यही निकालना होता है। जैसे मैंने पहला लिया क्वेश्चन और मैंने बोला R1 AB, और मैंने बोला R2 BCDE, R2 BCDE। अब आपसे पूछा जाए कि चलो अच्छा बताओ ये जो डिकम्पोजिशन है लॉसी है या लॉसलेस है, चलिए ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो ABCDE, ABCDE एट्रीब्यूट में क्या मिल रहा है, AB यहां से मिल रहा है, B कॉमन है, CDE, तो एट्रीब्यूट सारे मिल गए। कॉमन कॉलम क्या है बच्चे, B जो है वो कॉमन है, B जो है वो आपका कॉमन है, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब B कॉमन है तो दूसरा रूल भी फॉलो हो गया, कॉमन कॉलम तो होना चाहिए, लेकिन B कैंडिडेट की होना चाहिए इनमें या इनमें, किसी भी एक रिलेशन में कैंडिडेट की होना चाहिए। चलो निकालो, तो मैं B प्लस निकालूंगा, B प्लस निकालूंगा, इन एफडीज की मदद से आप निकालोगे, इन एफडीज की मदद से, ठीक है। तो B प्लस निकालोगे तो B आ गया, ठीक है। अब B आने के बाद देखो यहाँ कोई और B के थ्रू जा ही नहीं रहा है, तो केवल B आएगा, ठीक है, B आएगा। अगर मान लो AB आ जाता, AB आ जाता तो A वाला पूरा का पूरा अचीव हो जाता, तो R1 के अंदर एक कैंडिडेट की होता। अगर मान लो BCDE आ जाता तो A वाला पूरा का पूरा इसमें अचीव हो गया, तो R2 आ जाता। मतलब समझो मेरी बात को, अगर B प्लस से R1 अचीव हो जाए, मतलब AB पूरा आ जाए, तो B कैंडिडेट की होगा R1 का। अगर B प्लस से BCDE अचीव हो जाए, ठीक है, मुझे पूरा पूरा ABCD अचीव नहीं करना, ठीक है, जैसे हम पहले कैंडिडेट की में निकालने में करते थे। क्यों? क्योंकि मुझे पूरे रिलेशन का कैंडिडेट की नहीं फॉर्म करना है, मुझे तो देखना है कि R1 का कैंडिडेट की हो जाए या R2 का। तो बट ऑब्वियस है R1 में केवल दो एट्रीब्यूट है, AB, तो अगर AB आ जाता B के क्लोजर से
ए बी आ जाता तो R1 का कैंडिडेट की कहलाता। वैसे ही अगर बी के क्लोजर से R2 का बी सी डी ई आ जाता, डिटरमाइन हो जाता, तो बट ऑब्वियस है बी कैंडिडेट की कहलाता R2 का। लेकिन बी के क्लोजर से केवल बी आ रहा है, ना तो R1 डिटरमाइन हो पा रहा है ना ही R2, इसका मतलब बी कैंडिडेट की तो नहीं है। बी इज नॉट अ कैंडिडेट की, बी जो है आपका कैंडिडेट की तो नहीं है, बी आपका कैंडिडेट की नहीं है, इतना मुझे समझ में आ गया। लेकिन बी कैंडिडेट की नहीं है, इससे ये साफ नहीं हो रहा है कि, क्योंकि टेबल आपके पास नहीं दिया हुआ है, टेबल गिवन नहीं है, तो कोई टेबल गिवन नहीं है, तो ये बात समझ में नहीं आ पा रही है मुझे कि बी अगर कैंडिडेट की नहीं है तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि केवल कैंडिडेट की होने से ही वैल्यू यूनिक रख सकता है, जो कैंडिडेट की नहीं होते हैं वो भी वैल्यू यूनिक रख सकते हैं। तो मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि मैं ये बोल सकता हूं कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन की सियोरिटी तो नहीं है, लॉसलेस डिकम्पोजिशन तो नहीं है, लॉसलेस डिकम्पोजिशन तो नहीं है, ये जो डिकम्पोजिशन है लॉसलेस डिकम्पोजिशन तो नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता 100% कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लॉसलेस होने की गारंटी नहीं है। क्यों? बस मैं इतना बोलूंगा कि गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटा आपके पास एग्जैक्ट नहीं पड़ा हुआ है, डेटा आपके पास एग्जैक्ट नहीं पड़ा हुआ है। डेटा अगर पड़ा हुआ होता तो आप चेक कर लेते कि जो बी है वो कैंडिडेट की डिटरमाइन तो नहीं हो रहा है। अगर बी यूनिक होता, वहां वैल्यूज में यूनिक होता, तो आप बोल देते चलो ठीक है बी यूनिक है तो चलो लॉसलेस बोल दो। लेकिन डेटा तो नहीं है। अब डेटा में अगर डुप्लीकेसी होती तो आप बोलते हैं लॉसी है, लेकिन मेरे पास डेटा नहीं है, इसलिए मैं यहां गारंटी के साथ नहीं बोल पा रहा हूं कि ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन नहीं है, गारंटी के साथ। लेकिन हाँ ये भी है कि लॉसलेस होने की गारंटी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है, बी कैंडिडेट की नहीं है, तो साफ समझ में आ गया मुझे कि ये आपका लॉसी डिकम्पोजिशन की ओर जा रहा है। ठीक है, लेकिन बी की वैल्यू बिना देखे मैं कैसे बता दूं कि बी की वैल्यूज यूनिक नहीं है? क्योंकि कैंडिडेट की ना होने के बाद भी वैल्यूज यूनिक हो सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था। तो यहां लॉसलेस होने की गारंटी नहीं है क्योंकि डेटा आपके पास नहीं है। फिर दूसरे एग्जाम्पल से हम और क्लैरिटी लाएंगे। जैसे मान लो मैंने बोला अब मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, R1 ABC और R2 DE, R2 DE। तो देखो पहला रूल ABCDE पूरे एट्रीब्यूट्स प्रिजर्व हो गए, कॉमन कॉलम नहीं है तो पक्का है, कंफर्मली मैं बोल सकता हूं लॉसी है, कंफर्म लॉसी है, पक्का लॉसी है। ठीक है, फिर मैं और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने बोला R1 AB R2 DE, पहला ही रूल फेल हो गया, सी जो है डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, सी मिसिंग है, ए बी मिल गया, डी मिल गया, सी नहीं मिल रहा है, कंफर्म लॉसी है, कंफर्म लॉसी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मैं बोलूं एबीसी, एक रिलेशन को मैंने ब्रेक किया एबीसी में और दूसरा मैंने ब्रेक किया सीडीई। ठीक है, अब ए बी सी डी ई मिल गया, पूरे एट्रीब्यूट्स आ गए। दूसरा रूल कॉमन कॉलम होने चाहिए, सी कॉमन कॉलम है। अब जो सी होना चाहिए वो किसी ना किसी एक में, R1 में या R2 में कैंडिडेट की होना चाहिए। तो सी का क्लोजर निकालो, सी का क्लोजर सी, सी से देखो यहां डीए मिल रहा है, लिख दो डीए, डीए मिल गया। ठीक है, और डी से देखो ई मिल रहा है। ठीक है, अब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, देखो सी डी और ई डिटरमाइन हो गया R2 में, सी डी मतलब सी जो है वो कैंडिडेट की है R2 का। तो मेरा थर्ड रूल क्या बोलता है? थर्ड रूल ये बोलता है जो भी कॉमन कॉलम है वो R1 या R2 किसी में भी कैंडिडेट की हो जाए तो आपका वो लॉसलेस होगा। तो कंफर्म ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां देखो सी डी डिटरमाइन हो गया, मतलब ये सी कैंडिडेट की है R2 का। अगर सी कैंडिडेट की है R2 का तो पक्का है ये लॉसलेस होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी टेबल में कैंडिडेट की डिटरमाइन हो जाए, प्रूव हो जाए, तो वो आपका थर्ड रूल प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें आपके तीनों रूल प्रूफ हो गए। ठीक है, तो ये आपका लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा। तो कुछ इस तरीके से हम कहना चाहिए डिटरमाइन करते हैं लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन को। थैंक यू।